हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है महागठबंधन के नेक्स्ट लेक्चर में। आज मेरे साथ है चंद्राज सर और मैं, और इस धमाकेदार सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। जरूर देखिएगा वीडियो को एकदम आखिरी तक, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चलिए कोशिश करते हैं कि हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और आप रिजल्ट की ओर आगे बढ़ें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे थे हमारा महागठबंधन सीरीज, उसमें आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज के सीरीज का जो टॉपिक है उसको भी पहले बता दूं, एल्कीन है। और एल्कीन जो कि बहुत मेजर टॉपिक है जैसा आप जानते हो, क्योंकि एल्कीन अल्कोहल के भी रिएक्शन को कवर करता है, अल्काइल हैलाइड के भी रिएक्शन को कवर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आज हम लोग एल्कीन कर रहे हैं। और एल्कीन में मैं ऐसा क्वेश्चन का आपको कलेक्शन दूंगा जो मल्टी कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर करेगा। तो आप देखना, एल्कीन का पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ बच्चों। इस तरह से अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ये जिंक डस्ट दिया हुआ है, और कौन सा एल्कीन बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि जिंक डस्ट जो है वो एल्काइल हैलाइड जब होते हैं तो इसके साथ जो है ये एंटी एलिमिनेशन करता है। अब एंटी एलिमिनेशन करने के लिए बेटा ध्यान रहे, यहाँ पे एक Br जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, वर्टिकल लाइन पे, जबकि यहाँ एक हॉरिजेंटल पे है। तो इसे भी हॉरिजेंटल पे लाना पड़ेगा, सेम लाइन पे। एलिमिनेशन हमेशा सिमिलर लाइन पे करेंगे हम लोग, फिर एंटी एलिमिनेशन देखेंगे। कैसे कंडीशन होगा बच्चों, देखो कैसे लाएंगे सर इसको सेम लाइन पे। मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर आप ग्रुप का इंटरचेंज करें तो एक ग्रुप यहाँ लाओ इसको, और फिर इसको इधर इंटरचेंज करो, इसको इधर इंटरचेंज करो। आप सोचोगे सर उससे फ़ायदा क्या होगा। सर फ़ायदा है बेटा, फ़ायदा ये इसके साथ होगा हमारे पास बेसिकली, अगर मैं बताऊं तो जैसे हमने एक ग्रुप यहाँ लाया और एक ग्रुप यहाँ लाने के बाद फिर इसको इंटरचेंज किया मान लो दोबारा, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, या इससे बोल सकते हो आप, देखो एक ग्रुप को इधर लाए, ठीक है ना, और इसको इधर लाए, फिर इसको इधर लाए, इस तरह से इंटरचेंज आप कर सकते हो। एक ग्रुप को यहाँ से यहाँ लाए तो ये हो गया कंडीशन, पीएच हो जाएगा, रीएच हो जाएगा, और फिर इसको इंटरचेंज कर दो। तो अगर आप डबल इंटरचेंज करते हो बेटा तो कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स ऑलवेज सेम रहता है, जैसा आप पढ़े हुए हो कंडीशन आइसोमेरिज्म में। मैंने बोला था कंडीशन वहाँ पे कि अगर इंटरचेंज आप करोगे तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करोगे, ऑड कभी नहीं करना, ऑड में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। इवन नंबर इंटरचेंज करने का फायदा देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ये तो H है और ये Br है और ये PH है, ये सेम है बेटा। अब यहाँ पे इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हैं तो H इधर आएगा और PH इधर आएगा। पहले एक इंटरचेंज हुआ, फिर PH को इधर लाओ और Br को इधर लाओ, तो यहाँ पे Br भी आ गया और यहाँ पे PH आ गया। यहाँ पे आपका आ गया क्या, Br, और यहाँ पे ये तो है ही Br, ये तो पहला कार्बन सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या बन रहा है कि सर अगर H को इधर और PH को इधर लाते हैं, ये H को इधर और PH को इधर, तो एक इंटरचेंज, फिर PH को Br के साथ करो, Br इधर PH नीचे, तो PH नीचे और Br इधर, दो इंटरचेंज हमने किया। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो है वो टू मतलब इवन इंटरचेंज किया, क्योंकि इवन इंटरचेंज में कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, अब हमें पता है कंडीशन कि जिंक डस्ट एंटी एलिमिनेशन शो करते हैं। तो आपको पता है एक ट्रिक बताया था, ट्रांस, यहाँ देखो जरा, दो कायरल कार्बन और वन सिमेट्री दिख रहा है, मतलब ये मेजो कंपाउंड बन चुका है। अब ये क्या बना है, मेजो। तो आपको पता है टेम का कंडीशन बताया था, ये टेम वाला, कि ट्रांस एंटी मेजो। जब भी मेजो कंपाउंड होगा और एंटी एलिमिनेशन का केस होगा तो ऑलवेज ट्रांस का केस होगा एल्किन का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ ट्रांस एल्किन बनता दिखेगा। ये सिस वाला केस दिख रहा है, सेम ग्रुप सेम साइड, ये वाला ट्रांस वाला केस दिख रहा है, इसका मतलब ये आंसर होगा। तो यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनता दिखाई देगा, मतलब इसका आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट में कहीं आप फंसते हो और किसी तरह की दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत बोलो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपके रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम का। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखेंगे, माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड इन सेंट्रल नर्व फाइबर्स बाय, दैट मीन्स जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसमें माइलिन शीथ कौन बनाता है। सबसे पहले माइलिन शीथ का मतलब क्या, आप देखेंगे कि जो नर्व फाइबर का जो एक्सॉन पार्ट होता है, ठीक है, इस एक्सॉन वाले पार्ट में एक इंसुलेटेड कवरिंग पाई जाती है और उस इंसुलेटेड कवरिंग को कहा जाता है माइलिन शीथ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, इसका फंक्शन क्या होगा। माइलिन शीथ का फंक्शन ये होता है कि ये आयंस को लीक नहीं होने देता। लीकेज समझ रहे हैं आप, कि आयंस यहाँ से बाहर डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो लीकेज को प्रिवेंट करता है ये माइलिन शीथ। अब इस माइलिन शीथ को बनाते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको कहा जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये क्वेश्चन आप देखेंगे एम्स में भी आया हुआ है और नीट एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं। तो आप इसमें दो मेन टॉपिक्स के हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं।
तो अब इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिख रहा हूँ CH3 CH CH CH3 और COA ऐसा दिया हुआ और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो आपको मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीका, कि आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एग्जैक्टली ये कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस का केस है। और कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में एक बात ध्यान रख लेना कि कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री रेडिकल बनता है एज ए इंटरमीडिएट। अब अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेगा जहाँ पे CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये CO2 निकलता है, इस तरह से फ्री रेडिकल बनता है। मतलब इंटरमीडिएट के रूप में आपको जो है वो CH3 CH फ्री रेडिकल और CH और CH3 इस तरह से आपको फ्री रेडिकल दिखाई देगा। अब अगर इन दोनों फ्री रेडिकल को देखें तो ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और म्यूचुअल शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन बनेगा। पर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो तरह का एल्कीन एक ही कंपाउंड में दिख रहा है। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है और 1 2 3 4 कार्बन का एल्कीन है। ये तो एल्कीन है नहीं, ऑप्शन हट गया। यहाँ 2 डबल बॉन्ड है, 2 आ ही नहीं सकता, एक ही है तो ये भी हट गया। अब इन दोनों में देखो लफड़ा आ गया। एक सिस वाला दिख रहा है केस जहाँ पे सेम ग्रुप सेम साइड है, एक ट्रांस वाला केस है। बात है कि सर अगर दोनों सेम कंपाउंड हैं, सिस ट्रांस है, तो फिर मेजर प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो बेटा इस कंडीशन में ट्रांस को मेजर प्रोडक्ट लेना, क्योंकि सिमिलर ग्रुप के बीच में रिपल्सन कम होगा और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ट्रांस वाला जो होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा और सिस वाला जो होगा वो लेस स्टेबल हो जाएगा। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट के रूप में आपको बनता दिखाई देगा वो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हम लोग कॉल्वेज तो पढ़ते ही हैं, पर कॉल्वेज का शॉर्ट ट्रिक्स आपको ये ट्रिक ध्यान रख लेना है कि कॉल्वेज के केस में जहाँ पे CO ग्रुप है वहाँ पे केवल हटाओ और फ्री रेडिकल लगाओ, जहाँ CO ग्रुप है उसको हटाओ और फ्री रेडिकल लगाओ और फ्री रेडिकल को दोनों को जोड़ दो, आपको सीधा आंसर दिखाई देगा। तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखना, आपको इससे जो है वो सारा आंसर कॉल्वेज का मिल जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। कह रहे हैं कि एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जैसे मेम्ब्रेन हमको, ये हमको एक्सॉन दिया हुआ है, ये एक्सॉन मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दिया हुआ है, ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड दिया हुआ है। अगर इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, मतलब जब कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस टाइम पे अगर हम इसका पोटेंशियल मेजर करते हैं तो नेगेटिवली होता है, मीन्स इसकी वैल्यू अराउंड -70 मिलीवोल्ट होती है। अब जो डिफरेंस है यहाँ पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है -70 का, वो किन आयंस की वजह से होता है? आप समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। अगर हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में देखें तो यहाँ पे सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है। इसके अलावा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो बाहर ज़्यादा सोडियम आयन है तो इस वजह से बाहर पे चार्ज पॉजिटिव होता है और अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है तो अंदर की तरफ चार्ज नेगेटिव हो जाता है। तो जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर किया गया है रेस्टिंग स्टेट में, इसी को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, ज़्यादा टफ नहीं था। इसमें बस ये पूछा गया कौन से आयंस इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर देंगे ए, दैट इज सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा मेम्ब्रेन के और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज यहाँ से जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एडिशन रिएक्शन वी गेट, ये दिया हुआ आपके पास एक एल्कीन और एडिशन रिएक्शन है बेटा। एक बात समझो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे देखो एडिशन रिएक्शन जब करते हैं हम लोग एल्कीन में HX का, तो ये फॉलो करता है मार्कोवनिकॉव्स रूल, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस है। अब मार्कोवनिकॉव्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये H+ और ये Cl- है बेटा। तो मार्कोवनिकॉव्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहाँ जाना चाहिए रिएजेंट का जहाँ हाइड्रोजन कम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पे दोनों जगह हाइड्रोजन सेम है, तो इस क्वेश्चन में एक लफड़ा बन जाता है कि सर अगर ऐसा केस आ गया तब क्या करेंगे हम। तो बेटा एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जरा समझो। आपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का क्वेश्चन किया हुआ, आप देख रहे होगा आज एक भी क्वेश्चन आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं क्लियर कर रहा हूँ, आज सीधा मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की बात केवल कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह का कंडीशन आप देख रहे हो बेटा, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है GOC के अंदर। तो GOC में आपने पढ़ा हुआ है, देखो ये यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो ये +M ग्रुप है और साथ ही साथ -I ग्रुप है।
जबकि हैलोजन के केस में आपको पता है कि हैलोजन का मेजोमेरिक से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेंट ओवर मेजोमेरिक इफेक्ट है। ये प्लस एम तो है लेकिन ये माइनस आई जो है वो मोर डोमिनेंट है, जबकि यहाँ प्लस एम मोर डोमिनेंट है। तो बेटा प्लस एम इफेक्ट मोर डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए हम लोग मेजोमेरिक के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मेजोमेरिक के अकॉर्डिंग करेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो ये इधर चलेगा, तो इस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा। अब इसका रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करते हो तो ये H+ और Cl- होगा। अब ये नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ये बनेगा CH3O और यहाँ पे ये क्या है CH है। अब इस प्लस के साथ -Cl है और इस CH2 और H के साथ CH2 है और यहाँ पे एक F बनता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का आपका पास एक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन CH3O CHCl। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, जरा देखो ध्यान से, CH3O CH3Cl, ये CHCl दिख रहा है और CH2F, मतलब ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका 2 होगा। तो देखो बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोग करके जाते हो ना तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन गलती होना चाहिए नीट में, सब कॉन्सेप्ट को आपको जो है वो क्लियर कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन। रोडोप्सिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सबसे पहले हम समझते हैं रोडोप्सिन है क्या। रोडोप्सिन एक पिगमेंट है जो हमारे रॉड सेल्स में पाया जाता है, जो हमको नाइट विजन में हेल्प करता है। अब रोडोप्सिन 2 चीज़ों से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है रेटिनिन और दूसरा होता है ऑप्सिन। ऑप्सिन इसका प्रोटीन पार्ट होता है और रेटिनिन इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ रेटिनल, ठीक है। रेटिनल से बना हुआ होता है और रेटिनल विटामिन ए कहलाता है, ठीक है। तो जो रोडोप्सिन पिगमेंट है बेसिकली ये किससे बना हुआ होता है? विटामिन ए से, जो हमारे आईज में पाया जाता है और नाइट विजन में ये हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन लिख रहा है कि रैंक द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद HBr के साथ अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखना बेटा, तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये एल्कीन जो दिख रहे हैं वो एल्कीन का मेन रिएक्शन जो होता है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले तो दिमाग में आप यही बैठा लो, एल्कीन किसी के साथ भी रिएक्शन कर रहा हो तो एल्कीन का मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा। अब भाई इलेक्ट्रोफाइल वहाँ ऐड करेगा जहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव नेचर का है। तो इलेक्ट्रोफाइल जहाँ मिलेगा कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करना पसंद करेगा जहाँ पे इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अब मान लो बेटा यहाँ पे अगर इस तरह से यहाँ पे अटैक इसको इधर लेके चलते हैं, आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों करें हम? एक्चुअली ये क्या है, देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये प्लस एम ग्रुप है, यहाँ पे ये प्लस आई, ये प्लस एम ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इधर चलेगा और जिधर एक, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा बेटा तो जिधर एक चलेगा दूसरा भी उधर चलेगा, तो ये नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो बेसिकली इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से आपको बनता हुआ दिखाई देगा। देखना बेटा खतरनाक क्वेश्चन, आप लिख के ले लो कि इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव पे पहले कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव कौन है? H+, तो यहाँ H अटैक कर गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इसका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा बेटा, और इसका इंटरमीडिएट अगर देखोगे तो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपके पास इस तरह का इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। अब अगर ओवरऑल बात करोगे यहाँ पे तो एक बात समझो, यहाँ पे लोन पेयर, ये लोन पेयर है और ये आपको सिंगल और पॉजिटिव रेजोनेंस का केस है। यहाँ पे अगर आप देखते हो बेटा एक बात समझना ध्यान से, ये इंटरमीडिएट बन रहा है और लोन पेयर सिंगल डबल के साथ भी रेजोनेंस का केस है बेटा। तो यहाँ पे देखोगे कंडीशन, तो यहाँ तो वैसा कुछ है नहीं रेजोनेंस, और यहाँ पे देखो लोन पेयर और पॉजिटिव के साथ ही केवल है, तो यहाँ रेजोनेंस की संभावना सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, मतलब जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो मोर रिएक्टिव होता है ऑर्गेनिक के केस में। सो आप रिएक्टिविटी अगर आप देखोगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, टुवर्ड्स क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के। डायरेक्टली टू क्या लिख रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मोर रिएक्टिव एल्किन होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्किन ये है, कौन सा? C है, देन A है और सबसे कम B है, मतलब यहाँ पे ये R है और देन P है, देन Q है। सो इसका आंसर होगा R सबसे ज़्यादा होगा बेटा, और फिर कौन होगा? P होगा और फिर Q होगा। मतलब इसका अगर आप आंसर देखते हो तो इसका आंसर जो यहाँ पे आता हुआ आपको दिखाई देगा वो इसका आंसर आपके पास फर्स्ट दिखाई देगा, राइट? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे
पार्ट ऑफ ब्रेन कंसर्न विद अ मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट किसे बोल रहे हैं हम यहाँ पे? हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करती हैं। दो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये वर्क करती हैं। इसका पूरा कंट्रोल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। तो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा ये गया है कि हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेरेब्लम है, सेरेब्लम के दो मेन फंक्शंस होते हैं कि एक तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, साथ ही साथ बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, बॉडी के पोस्चर में हेल्प करता है। ठीक है, मीन्स आप एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में वर्क कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और एक करेक्ट पोस्चर है, आप बैठ रहे हैं एक पोस्चर में। ये सारा कंट्रोल मैनर कहाँ से आ रहा है? हमारे ब्रेन के सेरेब्लम पार्ट से। ठीक है, तो ऐसे ही आप ब्रेन के अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग क्वेश्चंस बना देते हैं यहाँ पे पेपर में, आप देखेंगे। और कई बार क्वेश्चन थैलेमस पे आ सकता है, थैलेमस क्या परफॉर्म करेगा यहाँ पे, या हिप्पोकैम्पस क्या परफॉर्म करेगा। तो आपको ब्रेन का एक पूरा फ्लो चार्ट दिमाग में रहना चाहिए जो सारे फंक्शंस आप इसमें डिस्क्राइब कर पाएंगे इसके। अब अगला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका ओजोनोलाइसिस हो रहा है, उसके बाद ई बना रहा है हाइड्रोजन निकल या लिथियम एल्युमिनियम के साथ बी और H+ के साथ आपको सी बना रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आप पिछले साल भी नीट में देख रहे थे, 2 क्वेश्चन थे आपके पास। तो इस तरह का सीक्वेंशियल क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि इसमें देखो कितने क्वेश्चन है, एक तो ओजोनोलाइसिस का हो गया, एक रिडक्शन का क्वेश्चन हो गया और एक एसिड कैटालाइज्ड का कंडीशन है। तो आपके पास 3 केस है यहाँ पे, एकदम मतलब 3 रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या करोगे आप? सबसे पहला स्टेप देखो और इसका ट्रिक आप समझो। ये ओजोनोलाइसिस है, तो ओजोनोलाइसिस का आपको ट्रिक क्या बता रहा हूँ, सीधा इस ट्रिक को समझ लो। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन लगा के और यहाँ बीचों बीच तोड़ दो, बस इतना ही करना है। इससे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कंडीशन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे देखो सी, ये सी और ये डबल बॉन्ड O बन गया। तो यहाँ पे इस तरह का कंडीशन आपके पास A आता हुआ दिखाई देगा बेटा, ये इस तरह का कंडीशन है आपके पास, और ये कंडीशन है और ये डबल बॉन्ड O, और ये भी 1 मोल बनेगा, दोनों सेम है। ठीक है ना, तो सेम कंडीशन बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे मान लो A बन गया, अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या A ले रहे हैं, तो इसका काम है रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे जहाँ डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ोगे तो ये बेसिकली इस तरह का कंपाउंड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ये सी के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा और यहाँ OH जुड़ जाएगा। मतलब जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो कीटोन है, तो कीटोन के रिडक्शन से हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। देखो एक इधर रिप्लेस हो रहा है, एक इधर, मतलब ये अल्कोहल आपका 2 डिग्री का दिखाई दे रहा है। तो ये आपको मिल गया बी वाला प्रोडक्ट। अब अगर आप H+ के साथ करते हो और हीट करते हो तो H+ के साथ अल्कोहल एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करता है बेटा, आपको पता है। अब आपको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में हो तो सबसे पहला काम जो है वो प्रोटोनेशन होता है। ये यहाँ अगर जुड़ा तो ये इस तरह का कंपाउंड आपको बनाता हुआ दिखाई देगा। ये O है, ये H है और H है और ये प्लस होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम लेस स्टेबल होगा, तो ये टूट जाएगा। टूटेगा बेटा तो ये कार्बोकेटायन, इस तरह का कंडीशन आपको बनता हुआ दिखाई देगा, कार्बोकेटायन। अब बोल रहा है हीट करेंगे। हीट जब करते हैं बेटा तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन की तरह यहाँ से दिखाई देता है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, बेसिकली जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ वो अल्फा, बगल वाला बीटा, तो यहाँ से बीटा से जो है वो डीप्रोटोनेशन होता है, मतलब H+ निकलता है। और अगर H+ निकला तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, और इस प्लस माइनस को मिलकर ये डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये डबल बॉन्ड इस तरह का कंडीशन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। या डायरेक्ट यहीं पे अगर इसको करना है बेटा तो आप देखो जहाँ से OH जुड़ा हुआ वो अल्फा है और बगल वाला बीटा है, यहाँ से HOH निकाल दो बेटा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, और वाटर निकलेगा तो यहाँ एल्किन बनेगा। तो डायरेक्ट देखो ये वाला प्रोडक्ट यहीं पे आ जाएगा। इससे आप इस स्टेप से बच जाओगे। ठीक है ना। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू भी इसको कर सकते हो। तो अगर ये कंडीशन आ रहा है बेटा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है और ये एल्किन आ रहा है, मतलब साइक्लोपेंटीन बन रहा है। तो यहाँ जो आपको आंसर दिखेगा साइक्लोपेंटीन, तो ये आपको दिख रहा है साइक्लोपेंटीन, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 3rd होगा। राइट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, और उम्मीद करें बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको सीरीज में। और अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आपसे फटाफट बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके शेयर कर दो यार, और बताओ अगला कमेंट करके कौन सा वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्रोका एरिया कंट्रोल्स। जो ब्रोकास एरिया है ये क्या कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में? सबसे पहली चीज, हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब में पाया जाता है ब्रोकास एरिया। इसको हम मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं, मोटर स्पीच
एरिया, क्योंकि ये एक पर्सन के स्पीच को कंट्रोल कर रहा है। मीन्स स्पीच आप समझ सकते हैं, बोलने के पूरे मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अब इसके लिए अगर ये कौन सा हिस्सा कंट्रोल करेगा, इन ऑप्शंस के हिसाब से हमको देखना है। ब्रीदिंग तो नहीं हो सकता, पहला आंसर गलत हो जाएगा। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ टीथ, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड। टीथ के मूवमेंट का स्पीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ऑप्शन 2 और 4 को अगर आप देखते हैं, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड आपके स्पीच में काम आती है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ टंग, ये भी स्पीच में काम आती है। तो चारों ऑप्शन अगर आप देखते हैं, ऑप्शन सी बनता है 2 और 4। तो आपने इसी से रिलेटेड एक डिजीज पढ़ी होगी, ब्रोकास एफेशिया। ब्रोकास एफेशिया, ठीक है। ब्रोकास एफेशिया में क्या है कि जो पर्सन है उसकी स्पीच में प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाता है। भले ही वो पूरा लिख के सब कुछ समझा देगा, लेकिन उसको बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। इस डेफिशिएंसी को या फिर इस डिजीज़ को कहा जाता है ब्रोकास। ये रहा हमारा महागठबंधन सीरीज़ का एक नया पार्ट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आगे आने वाले सीरीज़ इससे और भी अच्छे होने वाले हैं, जिसमें हम पूरा सिलेबस भी आपके साथ लेके आएंगे। और अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जैसा आप लोग जानते हो, तो हम लोग उम्मीद ये करेंगे कि आप लोग इस टाइम का यूटिलाइज कर रहे होंगे और आपको रोज के रोज वीडियो हम लोग दे सकें। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग ज़्यादा लाइक, कमेंट और ज़्यादा व्यू देंगे तो निश्चित तौर पर हमें भी अप्रिसिएशन मिलेगा और हम वर्क करेंगे। अदरवाइज वर्क करने में मज़ा नहीं आता यार। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।